Akpırın çıta çığın labum rahat parakma. Akpırın çıta çığın labum rahat parakma. Bezuniyet ahtabı ve daman carakma. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इब्तिसाम फयाज़ खान। आज हम आपकी मुलाकात उन शख्सियत से कराएंगे जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं मोहतरमा रुखसाना जबीन साहिबा की, जो कि मशहूर शायरा, अदीबा और साबिका डायरेक्टर रेडियो कश्मीर, जिसे आज हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं। खुशामदीद। शुक्रिया इब्तिसाम साहिबा। रुखसाना जी, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि शायरी का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे हुआ? ये असल में कुछ सन 77 की बात है, 77 की बात है, जब मैंने एडमिशन लिया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। पहले उर्दू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद फिर पर्शियन डिपार्टमेंट में, लेकिन शुरुआत उर्दू ही से हुई। उर्दू डिपार्टमेंट में भी बज़्म अदब हुआ करती थी और पर्शियन डिपार्टमेंट में भी बाद में बज़्म अदब में शिरकत किया करती थी मैं। वो हफ्तावार होती थी हर सनीचर को। उसमें फिर सब स्टूडेंट्स अपना कोई कलाम सुनाता था, कोई अफसाना सुनाता था, कोई ऐसे, किसी ने किसी इकबाल पे, गालिब पे जो कुछ लिखा है वो पेश करते थे। ये असल में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह की महफिलें हुआ करती थी और उसमें असातिज़ा भी शामिल होते थे। वो फिर एवेल्युएशन एक तरह से करते थे। फिर प्रोफेसर हमदी काश्मीरी साहब वहाँ हुआ करते थे प्रोफेसर, तो वो अक्सर बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को मतलब लिखने पर आमादा करते थे कि लिखो, कुछ न कुछ लिखते रहो। तो फिर उसके बाद फिर रेडियो में प्रोग्रामों की मैं शिरकत मैंने करना शुरू किया। तो फिर रेडियो में भी एक बड़ी हस्ती थी, ज़ुबैर रिज़वी साहब यहाँ थे। वो खुद बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे और शायर भी, बहुत अच्छे शायर। और भी मतलब सहाफ़त के साथ भी उनका ताल्लुक़ था, वो अदबी सहाफ़त के साथ। वो एक बाद में उन्होंने एक ये भी छापा रिसाला ज़हन जदीद के नाम से। वो भी बड़ा इनकरेज करते थे नौजवानों को, तो उनकी वजह से भी इनकरेजमेंट काफ़ी हुई। तो उसके बाद छपता रहा कलाम भी, रेडियो से ब्रॉडकास्ट भी होता रहा। फिर मैं उर्दू में मैंने एमए किया, पर्शियन में एमए किया, पर्शियन में फिर एमफिल भी किया और अब रिसर्च करने शुरू हो गया था, रिसर्च का काम। एमफिल में मेरा टॉपिक था शेर मुआसर ईरान, यानी कंटेम्प्रेरी पर्शियन पोइट्री इन ईरान। वो था टॉपिक। उनकी मुझे बड़ी शायरी पसंद आती थी, बहुत अच्छा लगता था। इस बहाने से मौका मिला मुझे नई शायरी जो उस ज़माने में ईरान में लिखी जा रही थी, तो वो पढ़ने का भी मौका मिला और डिसर्टेशन भी कंप्लीट करके तो रिसर्च कर ही रही थी। तो मुझे सरकारी टीचर पोस्ट मिला, टीचिंग जॉब में गई। फिर उसके बाद यहाँ से रेडियो जाती थी, तो रेडियो में बशारत साहब एक हुआ करते थे, पैक्स प्रोग्राम ऑफिसर। ये पहले मैं सन 82 की बात कर रही हूँ, तब उस ज़माने में। तो बशारत साहब ने एक बार कहा, वो आइडियल ब्रॉडकास्टर थे मेरे लिए। ये नए बशारत बुखारी नहीं, क्योंकि वो भी ब्रॉडकास्टिंग के साथ उनका, मैं उनको आज भी बड़ा आइडियल ब्रॉडकास्टर मानती हूँ। आइडियल इंसान भी, नेक, बड़े नेक, बोलने में क्या फ़्लो था उनका, उर्दू में, इंग्लिश में, होल्ड ज़बरदस्त ज़बान पे। मैं उर्दू प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से, उर्दू पैक्स की हैसियत से फिर मैंने ज्वाइन किया 83 में, 1983 में अप्रैल ज्वाइन किया था। अल्लाह का शुक्र। जब आपने शायरी लिखना शुरू किया, आपके घर वालों ने किस तरीके से आपकी हिमायत की? शायरी पर तो उनको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एतराज़ ये था कि रेडियो ना जाऊं, वो था एतराज़ कि लिखती रहूं
छपती भी रहूं, उस पर भी कोई एतराज़ उनको नहीं था, लेकिन रेडियो जाना वो एक ये लगता था उस ज़माने में कि एक लड़की, थोड़ा सा हमारा वो पीर घराना है, तो हमारी लड़की रेडियो जाएगी, ये अजीब सा उनको लगता था। उनको सिर्फ ये लगता था कि रेडियो सिर्फ गाने बजाने के लिए है और ड्रामा में शिरकत करने के लिए वहाँ लड़कियाँ जाती हैं। ये नहीं उनको मालूम था कि वहाँ ऑफिसर भी आ सकती है, हाँ ऑफिशियल पोस्ट है कोई जहाँ ये जा सकती हैं, वो नहीं। और बाद में जब उन्होंने देखा कि ये कैसा काम वहाँ कर रही हैं तो फ़ख्र उनको महसूस होने लगा। आपने अपने ब्रॉडकास्टिंग का सफ़र तो बयां किया, तो क्या क्या रोल अदा किए आपने वहाँ उस पोस्ट पे, किस तरीके से ये सब शुरुआत हुई? जी, शुरू में तो 5 साल तक मैं युवानी के प्रोग्राम्स देखती रही, यूथ के साथ घुली मिली रही 5 साल तक पूरा। मैं गांव-गांव गई ओबी टीम के साथ, हम निकलते थे। इतने ओबीज मुझसे पहले किसी ने नहीं किए थे, हालांकि मुझसे पहले मर्द ही सारे थे। मैं पहली प्रोग्राम ऑफिसर मुसलमान लड़की पहली थी मैं जो रेडियो में आई। उस कि वरना आम तौर से ये समझा जाता है ना कि लड़कियां मतलब ऑफिस के कामों में, पहले ऐसा समझा जाता था, अब तो ऐसा नहीं है, समझा जाता था कि लड़कियां बस काम चलाओ काम करती हैं। तो मेरा वो न नेचर है कि काम चलाओ काम करूं, मैं संजीदगी से लेती हूँ, जो भी असाइनमेंट मिले उसमें चाहती हूँ कि मुख्तलिफ हो, सबसे कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और फिर युवानी से 5 साल तक वहाँ काम करके साथ साथ मैं जनरल सर्विस के भी कुछ प्रोग्राम करती रही, जैसे होनहार घरानों के लिए, हम कलम अदबी प्रोग्राम। उसके बाद कम्प्लीटली शिफ्ट किया मैंने जनरल सर्विस की तरफ, युवानी छोड़ के। उसके बाद अदबी प्रोग्राम, सकाफती प्रोग्राम करती रही मैं, और समाजी। रुखसाना जी, रेडियो दूरदर्शन श्रीनगर जो आज से 20-30 पहले था, जो आज का ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, क्या आपको लगता है कि रेडियो का मुकाम उस दौर से कम हुआ है? इस लिहाज से कम हुआ है कि नया स्टाफ आ नहीं रहा है, नई सिलेक्शन हो नहीं रही है। किसी भी वजूद में अगर ताज़ा खून न डाला जाए, बिल्कुल ताज़ा खून के आने के रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो वो एक दिन धंस जाता है। रेडियो एक ऐसा इदारा था कि यहाँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता था। असल चीज़, उसका असल जो सरमाया होता है रेडियो का, वो कंटेंट होता है। कंटेंट आएगा फ्रेश ब्लड से। जब फ्रेश ब्लड ही नहीं है तो कैसे तवक्को रखें कि ज़्यादा देर तक ये टिक पाएगा देने वाला। अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, ऐसा लगता है। कि यहाँ पर प्राइवेट रेडियो स्टेशंस की आमद हुई है, तो क्या इसका असर ऑल इंडिया रेडियो के सुनने वालों पे हुआ है? असल में ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसकी चाहे FM चैनल हो या प्राइमरी चैनल हो, इसका कोई भी प्राइवेट स्टेशन मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी मरा हुआ भी सवालात का होता है। तो सवाल आते आते भी इसमें बरसों लगेंगे, एकदम से नहीं होगा। उसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी प्राइवेट चैनल से। मेयार के एतबार से, संजीदगी जो इसमें है, कंटेंट के एतबार से, प्रेजेंटेशन भी ठीक है। प्राइवेट चैनल्स में जो नया टैलेंट आता है वो फास्ट है, वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये है, करीब है। लेकिन अब ऑल इंडिया रेडियो, ये जो हमारा श्रीनगर का स्टेशन भी है, उसमें भी टेक्निकल लेवल पे किसी तरह से पीछे नहीं है, लेकिन कंटेंट में हमेशा ऊपर रहेगा ऑल इंडिया रेडियो की। बिल्कुल। कश्मीर में उर्दू ज़बान की कैसी सूरत हाल है इस वक्त? कभी उतनी पुरुम्मीद भी नहीं थी, लेकिन चूँकि मेरा एक रवैया है कि मैं नाउम्मीदी में भी उम्मीद के रंग तलाश करती रहती हूँ।
लेट्स होप फॉर बेटर। ऐसे तो मतलब बज़ाहिर तो हमारी जब तक उर्दू ज़बान इस रियासत की सरकारी ज़बान रही तब भी क्या हुआ इसके लिए जो अब हम कुछ इससे तवक्को रखें। अब तो कई ज़बानें एक साथ सरकारी ज़बान की हैसियत इख्तियार कर गई हैं और ये समझ में न आने वाली बात है। सरकारी ज़बान बनने के बाद जो कुछ उस एक ज़बान के लिए फ़रोग़ के ज़िम्मे में होता है वो एक साथ कई ज़बानों के साथ कैसे होगा। जहाँ जो मेजॉरिटी होगी उनके लिए वो रखें, एक सब्जेक्ट की हैसियत से रखें, या और भी तरीक़े हैं उनको फ़रोग़ देने के। सरकारी ज़बान बना के क्या फ़ायदा होगा इन ज़बानों का, ये मैं समझ नहीं पाई हूँ। कोई और समझा पाए मुझे तो मुझे खुशी होगी ये समझने में। सरकार क्या इक़दाम लेनी चाहिए आपकी राय में उर्दू ज़बान के लिए? जैसे दूसरी रियासतों में उर्दू एकेडमीज़ हैं, चाहे आप दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, कर्नाटक जाएं, जहाँ भी आप देखेंगी, हरियाणा में, तकरीबन तमाम रियासतों में उर्दू एकेडमीज़ हैं। हमारे यहाँ भी रियासती अकादमी है, लेकिन वो खाली उर्दू के लिए नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी है तमाम जो रियासत की ज़बानें हैं उनके फ़रोग़ का काम करना, उन्हीं में एक उर्दू भी है। इसलिए हम उनसे उतनी तवक्को नहीं रख सकते हैं। जब तक कि उर्दू एकेडमी यहाँ से शुरू न की जाए तब तक अलग से उर्दू की तरक्की के लिए शायद ही कुछ हो पाएगा। इस तरह का हो सकता था। चूँकि उर्दू ज़बान अब एक वाहिद सरकारी ज़बान नहीं रही तो क्या असर पड़ेगा इसका समाज पे और समाज में आने वाले नस्लों पर? ये एक तरह से मेरे ख्याल में ना ये मुंतशिर हो गया। अब पहले कम से कम एक ज़बान पे कंसंट्रेट कर सकते थे, या हम उर्दू वाले मांग सकते थे कोई चीज़ की ये तो सरकारी ज़बान है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इतनी सारी ज़बानों के लोग शायद तकाजा ही नहीं करेंगे। वो समझते होंगे कि काफ़ी है, बस सरकारी दर्जा मिल गया। वो समझ नहीं पाएंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ उस ज़बान का, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे लद्दाखी हो, या गोजरी हो, या कोई शिना हो, कोई और ज़बान। फ़ायदा तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अलबत्ता उर्दू का नुकसान हुआ। उर्दू अब सिमट कर 5वें छठे हिस्से में आ गई। पहले हावी था, यही एक थी रियासती सरकारी ज़बान, अब इसको ये सुकड़ गई है, ये कह सकते हैं। नुकसान हुआ हमारा उर्दू का। हमारे मुआशरे में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि उर्दू ज़ुबान को सिर्फ इम्तिहान में पास करने के लिए रखा गया है, जबकि बाकी मज़ामीन को काफ़ी अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से उर्दू बोलने और उर्दू में काम करने वाले बहुत कम रहे। इतना ही नहीं, आम जिंदगी में भी हम दुरुस्त उर्दू नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं समाज में उर्दू के लिए काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। इस पे थोड़ी रोशनी डालें। असल में उर्दू पहले एक क्रेज़ था। यहाँ बड़े बड़े मुशायरे यहाँ रियासत में हुआ करते थे, जिनमें आला पाए के शौरा भी शमूलियत करते थे। इसलिए हो रहा है, जब तक कि कोई ज़बान आपको रोज़गार अता ना करे वो ज़बान फ़रोग़ नहीं पा सकती है। इसको लिंक करना है, जोड़ना है रोज़गार के साथ, तो उस लिहाज से भी है। और अब तो जो प्राइवेट चैनल्स भी अगर कहीं कहीं हैं तो वहाँ भी उर्दू चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी स्टेशन नहीं चलेगा। हाँ, अंग्रेज़ी में हाँ कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कुछ परसेंटेज अंग्रेज़ी की भी रखी जाए उसमें, उर्दू तो हावी रहेगा फिर भी। यानी मरते मरते भी उर्दू कई लोगों की ज़िंदगी बनी रहेगी। वालिदैन शायद कोताह अंदेशी के शिकार हैं जो बच्चों को उर्दू से दूर कर रहे हैं। ठीक है। अदबी मरकज़ कमराज, अदबी मरकज़ मराज, ऐसे कई कुछ तंजीमी अदारे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के सकाफ़ती और अदबी मरकज़ों को महफूज और बरकरार रखने के लिए तामीर हुई थी।
کیا اقدامات لینے چاہیے ان تنظیموں کو تاکہ کشمیری زبان معاشرے میں محفوظ رہے؟ یہ مراکز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خاص کر ادبی مرکز کمراز تو خیر زیادہ اس میں قدیمی ادارہ ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، 50 سال اس کے پورے ہو گئے ہیں. کام بہت اچھا ہو رہا ہے کشمیری زبان کے فروغ کے لیے، لیکن ان کو کچھ چاہیے نا، امداد، فائنانشل ایڈ چاہیے. آج کل جو حالات ہمارے ہیں ان کو کافی وقت سے نہیں ملا ہے یہ امداد، خاص کر یہ جو جب سے ہماری کلچرل اکیڈمی کی سربراہی میں مطلب فل فلیجڈ ایک سیکرٹری نہیں ہے وہاں، تب سے بہت سارے مسائل وہاں پڑے ہوئے ہیں. انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، رضاکارانہ تنظیمیں، ان کے لیے مالی امداد وہ پڑا ہوا ہے التوا میں. اب خالی ہاتھوں کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ تو تھوڑا سا بھی چاہیے کم سے کم ان کو. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں، اور اب تو 2 سال سے. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بتائیں، کیسا ماحول تھا گھر کا، بچپن کیسا گزرا، اس دوران چھوٹی چھوٹی چیزیں یا عادتیں ایک بچے میں جو ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہے اس کے خواب کے ساتھ. کس طریقے سے آپ کی زندگی گزری، آپ اصل میں کہاں سے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں بتائیں. ڈاؤن ٹاؤن میں ایک محلہ بلکہ ایک علاقہ ہے خواجہ بادشاہ آیا تھا، لیکن پیدائش وہاں ہوئی، ابتدائی تربیت وہاں ہوئی، اسکولنگ بھی وہیں ہوئی خواجہ بازار کے پرائمری اسکول میں. سرکاری اسکول ایک عام سا، یہ کئی بار میں کہہ بھی چکی ہوں کہ مطلب جہاں سیڑھیاں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں، بیٹھنے کے لیے وہ ٹاٹ، وہ چبھنے والے ٹاٹ ہوا کرتے تھے. زمانہ ہی ویسا تھا، سادگی تھا. اس کے بعد خانیار ہائر سیکنڈری اسکول جو بعد میں ہائر سیکنڈری بنا، اس کے بعد کالج، نوا قدم کالج. پورا ڈاؤن ٹاؤن کا ماحول ہے میرا. بچپن کا آپ نے پوچھا تو میں بچپن میں عام طور سے بچے باقی گیمز کھیلتے ہیں. میں جب کھیلتی تھی تو ایسے کچھ گلاس یا اسپون ہاتھ میں لے کے مائک اس کو بناتی تھی. پھر اس زمانے میں خواتین کا پروگرام ہوا کرتا تھا کشمیری میں، جس میں مریم بیگم اور اما ادھر آتی تھی، کرتا تھا. کہیں نہ کہیں تھا، ہو سکتا ہے لاشعور میں یہ بات آ گئی ہو. اور شکر ہے کہ ایک وقت وہ آیا جب سچ مچ ریڈیو مائک کے سامنے مجھے یہی اناؤنسمنٹس اور یہی پروگرام کرنے پڑتے تھے. ملاقات کسی سے کرانا، وہ یہ جس کی بچپن میں نے مشق کی تھی، وہ آخر میں بہت ہی یادگار لمحے ہوتے ہیں. جی شکر اللہ کا. آپ اپنے فیملی لائف کے بارے میں بتائیں. والد صاحب، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے کبھی بھی ماں باپ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ بیٹا نہیں ہے ہمارا. اس پر افسوس ہو کچھ کبھی محسوس نہیں کیا، اور کوئی تفریق بھی نہیں، امتیاز ہی نہیں برتا انہوں نے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو لڑکا کچھ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے بھائی بہن ہوں تو فرق تو ان میں کیا جاتا ہے، ماں ہی. اور جو کچھ بھی آج میں ہوں وہ میں سمجھتی ہوں کہ والدین کی دعاؤں سے اور محنت سے ہوں، ورنہ میری کیا بساط ہے. اک پرٲنۍ چٹھیا چٲنۍ لٔگُم رات پرکھ ما، اک پرٲنۍ چٹھیا چٲنۍ لٔگُم رات پرکھ ما، بیٚیہِ زوٗنہِ تہٕ اختابہٕ وندامان جرکھ ما، بیٚیہِ زوٗنہِ تہٕ اختابہٕ وندامان جرکھ ما. پھٕٹمٕتۍ چھِ کٔدٕل ناو تہِ یِروٕنۍ تہٕ ہوا سکھ، پھٕٹمٕتۍ چھِ کٔدٕل ناو تہِ یِروٕنۍ تہٕ ہوا سکھ. گٹہٕ پش چھُ تیَس پٮ۪ٹھ تہٕ وَلو تارٕ ترکھ ما، گٹہٕ پش چھُ تیَس پٮ۪ٹھ تہٕ وَلو تارٕ ترکھ ما. اکھ ژٲنٛگۍ لیا وٕچھ مےٚ دزان دوٗرِ زُوِس پٮ۪ٹھ، اکھ ژٲنٛگۍ لیا وٕچھ مےٚ دزان دوٗرِ زُوِس پٮ۪ٹھ. کٔمۍ تام یپٲری مےٚ پرژھُم ناو گرکھ ما، کٔمۍ تام یپاری مےٚ پرژھُم
नाव गरक मा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें यहाँ बुलाया, आपसे बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपको जाना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इब्तिसाम साहिबा आपका, और मसूद साहब का भी शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए, और आपके कश्मीर लाइफ जी का भी शुक्रिया पूरी टीम।